मोदी सरकार पर इस वक्त में सबसे बड़ा संकट है। सबसे बड़ा संकट आजादी के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कंपनी ने देश को आंखें दिखाई। आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, हम किताबों में पढ़ पढ़ करके जवान हुए ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास, और कैसे एक कंपनी ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया था। और अब मोदी सरकार पर सबसे बड़ा संकट है। सवाल यह है कि क्या अब भी लीपापोती कर दी जाएगी या कम से कम अब तो इस्तीफा होकर के रहेगा। यह सबसे बड़ा सवाल है। और यह बात अलग है इसमें कि इंडिगो जिस तरीके से मनमानी कर रही है और सरकार ने जिस तरीके से सरेंडर किया इंडिगो के सामने, इसके बाद में सरकार के जो चाटुकार हैं वो कहने लगे हैं कि भैया ये तो सही नहीं है। यानी इस वक्त में, मौजूदा वक्त में हर किसी के कान खड़े हो गए। भले ही नरेंद्र मोदी पुतिन को घुमाते रहे, टेलीविजन पर पुतिन पुतिन चलते रहे, लेकिन ये एक ऐसा लम्हा है, ये एक ऐसा वाकया हुआ जो हर किसी के मोबाइल से घर घर तक पहुंच गया। हाहाकार मच गया पूरे देश के अंदर कि कैसे एक कंपनी जिसके भारत के एविएशन सेक्टर में 65% विमान उसके अकेले हैं, अब 35 विमानों से तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। यानी मोनोपोली है उसकी। राहुल गांधी कहते रहे, तमाम लोग कहते रहे, वो अलग बात है। अब देखिए क्या हो रहा है। सरकार के जो अपने लोग हैं, चाटुकार हैं, वो कह रहे हैं कि भैया ये तो नाक से पानी बहुत ऊपर चला गया है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि अभी भी किस तरीके से सरकार को जो बचाने का काम हो रहा है। ये जागरण अखबार है। जागरण अखबार में पहले पन्ने पर केवल पुतिन की खबर है। इधर नगर निगम का जो है वो बजट को लेकर के खबर है, और तीसरे पन्ने पर जो है वो जगह दी गई है, तीसरे पन्ने पर। और इसमें भी बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली जागरण का पेज है, इसमें एक खबर तक नहीं लगी, एक खबर नहीं लगी। जरूर भास्कर ने इसको पहले पेज पर जो है वो जगह दी है, भास्कर ने पहले पेज पर इसको जगह दी है, लेकिन इसमें भी बहुत विरोधाभास है। और विरोधाभास ये है कि एक तरफ मंत्री साहब, सरकार के, मोदी सरकार के मंत्री साहब, वो कह रहे हैं कि 3 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और दूसरी तरफ इंडिगो के सीईओ, उन्होंने सामने आकर के माफी मांगी है और कहा है कि कम से कम हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लग जाएंगे। 15 दिनों तक वो कह रहे हैं, 15 दिन। अब आप सोचिए कि किस तरीके से जो है वो लगेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आज कांग्रेस की सरकार होती, सीईओ जेल के अंदर होते, मंत्री का इस्तीफा सड़क पर रखा हुआ होता कि कोई भी आदमी जाकर के वो पढ़ ले, इस तरह के हालात होते अगर कांग्रेस की सरकार होती। पूरा देश इस वक्त में हाहाकार कर रहा है। आप रजत शर्मा को केवल सुन लीजिए। अब रजत शर्मा, आप ये कहिए कि खासम खास सरकार के रजत शर्मा और बाकी बहुत सारे लोग वो कह रहे हैं कि इस्तीफा होना चाहिए। कोई ये नहीं है कि रवीश कुमार ने लिखा हो या फिर हमारे चैनल पर कोई खबर गई हो, ऐसा नहीं। जो सरकार के अपने पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि त्राहिमाम स्थिति है, मंत्री का इस्तीफा हो। सुनिए रजत शर्मा ने क्या लिखा है। किसी भी लीडर की पहचान क्राइसिस के टाइम पर होती है। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू इस संकट से निपटने में फेल हुए हैं। लीडर का काम होता है क्राइसिस को एंटिसिपेट करना। क्या मंत्रालय को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रूल चेंज करने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी? पायलट कम करने पड़ जाएंगे, फ्लाइट कैंसिल होने लगेंगी, और जब फ्लाइट्स कैंसिल होने लगेगी तो एयरलाइन अपने रेट बढ़ाएगी। जब लोग एयरपोर्ट पर फंस गए, चारों तरफ चीख पुकार मचने लगी, तब जाकर के मंत्री जी एक्टिव हुए। इसके बाद में भी रास्ता निकालने के लिए 3 दिन लग गए। अगर रूल्स को वापस ही लेना था तो उन्हें लागू क्यों किया? और जब उन्हें लागू किया गया था तो उसका असर ठीक से असेसमेंट क्यों नहीं किया गया? अगर एडवांस में प्लानिंग की गई होती तो ना लोगों को परेशानी होती, ना मंत्रालय की बदनामी होती। ये जो है वो रजत शर्मा ने लिखा। इसके बाद में सुशांत सिन्हा, नव भारत के सुशांत सिन्हा, वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि जो गुनाह इंडिगो ने किया है वो सबके सामने है ही, लेकिन बाकी की एयरलाइंस जो कर रही है वो अपराध से कम है क्या? इस क्राइसिस के अंदर 5 से 6 हजार रुपए का टिकट 40 से 50 हजार रुपए का बेच करके नोट छापने और आपदा को अवसर बनाने में लगी कंपनियों को रोकने के लिए
डीजीसीए किस मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। इसके बाद में अमिताभ अग्निहोत्री, ये भी सरकार के परम भक्त पत्रकार आप कह लीजिए, ये लिख रहे हैं कि या तो इंडिगो को निर्णायक दंड दिया जाए या फिर जो हो रहा है या फिर जो हुआ है और जो हो रहा है उसके लिए एविएशन मंत्री जिम्मेदारी लें और त्याग पत्र की पेशकश करें। देखिए, मैंने 3 उदाहरण आपके सामने रखे हैं और ये सरकार के परम भक्त वाले पत्रकार कहे जाते हैं। वो कह रहे हैं कि भैया मामला अब सर से ऊपर चला गया है, ये पानी सर से ऊपर चला गया। और दूसरी बात ये देखिए, आप बीजेपी का नेता नहीं है। राम मोहन नायडू, वो चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, उनके कोटे से मंत्री बने हैं वो। अगर आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पिछली बार थे सिविल एविएशन मिनिस्टर होते, बीजेपी के नेता होते, और ज्योतिरादित्य सिंधिया कद्दावर नेता है, पैसे वाले हैं, रसूखदार है। हालांकि राम मोहन नायडू वो भी कम पैसे वाले नहीं है, लेकिन फिर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग जलवा है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के सीधे मंत्री होते, मजाल कि ये लोग इस्तीफे मांग पाए। अरे छोड़ दीजिए, यहां तो 2-3 घंटे या 2-3 दिन फ्लाइट जो है वो नहीं चली, इसलिए परेशानी हुई है। हालांकि उसमें बहुत बड़ी परेशानी थी, किसी की मां मर गई, कोई अपनी बाप की अस्थियां लेकर के एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, कोई अपने घर नहीं जा पाया, कोई किसी की शादी में नहीं जा पाया, कोई किसी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए नहीं जा पाया। लोगों का दुख था। लेकिन आप सोचिए कि इस देश में 13 महीने तक लोग परेशान होते रहे, आम लोग परेशान होते रहे, और 13 महीने तक 750 किसानों की जान चली गई। किसी एक ने लिखा था, किसी भी एक ने लिखा था क्या कि कृषि मंत्री इस्तीफा दे, क्योंकि कृषि मंत्री सरकार के अपने थे और सरकार के अपने कृषि मंत्री थे, इसीलिए उनका इस्तीफा नहीं मांगा गया। वरना आप बता दीजिए, क्या वो क्राइसिस कम बड़ा क्राइसिस था? इस देश में हवाई जहाज में कितने लोग उड़ते हैं और इस देश में कृषि करने वाले कितने लोग हैं? ये देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसी एक की चू नहीं निकली थी उस वक्त। या फिर यह कहा जा रहा है कि अडानी के लिए रास्ता बनाना जो है शुरू हो गया है, रास्ता बनाया जाना वो शुरू हो गया है। अडानी वो अपनी एयरलाइन लाना चाहते हैं और इसीलिए ये पूरा बवाल मचाया गया, ताकि लोगों को एक नई एयरलाइन जो है वो बताई जाए। अब वो अडानी की एयरलाइन कौन सी होगी, या फिर इंडिगो को ही अडानी खरीद लेंगे? क्योंकि अडानी आजकल मेहनत नहीं करते, जो ज्यादा चल रहा होता है या जिसके पास में ज्यादा पैसा होता है उसको और ज्यादा पैसा दे करके खरीद लेते हैं। ये अडानी साहब का फॉर्मूला रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब ये सब कुछ हुआ, देश की राजधानी में हुआ, बवाल मचा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिंता नहीं थी? और जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं राम मोहन नायडू से, इस सरकार के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा? क्या कोई मंत्री की इतनी हैसियत है कि वो मंत्री तय कर पाए? क्या कोई भी मंत्री? मैं अमित शाह जी की भी बात करना चाहता हूं। क्या अमित शाह जी भी इस पावर में है, या अमित शाह जी इतनी पावर रखते हैं, इतना बड़ा रसूख रखते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाकर के, या नरेंद्र मोदी को कोई खबर भी ना हो, और अमित शाह सबसे पावरफुल है, अमित शाह चाहे तो वो फैसला कर ले? बताइए आप जरा, छोड़ दीजिए राम मोहन नायडू, कौन है बेचारे, बताइए कौन है? बहुत सारे लोग जानते तक नहीं होंगे कौन राम मोहन नायडू, कहीं पर दिख जाए तो पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन क्या अमित शाह की भी उतनी पावर है कि अमित शाह वो भी अकेले कोई फैसला कर पाए? और दूसरी बड़ी बात यह है कि एक ही दिन के अंदर हजारों उड़ानें रद्द हो रही हैं। पिछले 4 दिन के अंदर 3 लाख यात्री प्रभावित हुए हैं। क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? कोई जिम्मेदारी नहीं सरकार की। सिर्फ वो एयरलाइन कंपनी वो कह रही है कि हम किराया जो है वापस कर देंगे। अरे किराया वापस कर देंगे, कौन सा एहसान करेंगे आप? मतलब बताइए आप कौन सा एहसान करेंगे? या तो किराया वापस करिए आप जो उन्होंने भरा था, वो नहीं जो उस वक्त में था किराया और वो जा नहीं पा रहे थे। जैसे किसी ने अपनी टिकट करवाई थी दिल्ली से मुंबई की, और 5,000 रुपए की टिकट उसने करवाई थी, लेकिन जिस दिन वो जाना चाहता था उस दिन जो किराया चल रहा था 50,000 रुपए का किराया, दिलवाइए सबको 50,000 रुपए, दिलवाइए सबको 1-1 लाख रुपए। दिल्ली से मुंबई तक का किराया 1 लाख रुपए था, दिलवाइए सबको 1-1 लाख रुपए। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो बोलिए इंडिगो से
या फिर इंडिगो के सामने सरेंडर कर दिया है कि इंडिगो वाले भैया तुम्हारी 65 फ्लाइट है, 65% फ्लाइट है आपकी, और ये 65% वाले से हम नहीं लड़ पाएंगे। यह सवाल जो है वो ये है कि जिस प्रकार से चीजें हो रही हैं उसमें अब एक्शन तो होना चाहिए। नरेंद्र नाथ मिश्रा है, वरिष्ठ पत्रकार है, लिखते हैं कि किसी भी सामान्य गवर्नेंस में इंडिगो के सीईओ का भाषण देने की बजाय उसको जेल में होना चाहिए था। गुंडई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मिसाल पेश की है सरकार ने, झुक करके, और गलत मिसाल पेश की है। कल कोई बोल देगा कि हम नेट बंद कर देंगे, प्राइवेट बैंक बोल देगा कि पैसा नहीं निकालने देंगे। आप सोचिए कि कल को एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ा बैंक है भाई, एसबीआई के बाद में प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। आप क्या परिपाटी डाल रहे हैं, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप झुक रहे हैं, राहुल गांधी को ये नहीं करने देंगे, राहुल गांधी को वो नहीं करने देंगे, अखिलेश ऐसा है, ममता बनर्जी वैसी है। ये केवल इन्हीं लोगों तक जो है वो आपका दमखम है कि अखिलेश की चूड़ी टाइट कर देंगे, राहुल गांधी की चूड़ी टाइट कर देंगे, ममता बनर्जी की चूड़ी टाइट कर देंगे। आपका दमखम यहीं तक है क्या? कल को एचडीएफसी बैंक उठ करके कुछ कहने लगे, क्या करेंगे आप? आपने एयरलाइन का क्या कर लिया, इंडिगो का क्या कर लिया आपने? कल को कोई कंपनी वो कहेगी, जियो कंपनी है मान लीजिए, सबसे बड़ी हो गई है, एयरटेल है, वो कहेगी उठ करके कि भाई आज से हम जो है वो इतने रुपए में कर रहे हैं, 2000 रुपए में नेट कर रहे हैं, चला लीजिए, जिसको चलाना है वो चलाइए। बताइए आप क्या कर लेंगे? और ये मोनोपोली है अब। पहले देखिए आप, आज से 5-7 साल पहले कितनी कंपनियां थी, कहीं वोडाफोन थी, कहीं जो है वो बीएसएनएल काम कर रहा था, कहीं एयरटेल था, कहीं वीडियोकॉन की भी जो है वो सिम हम लोगों ने देखी। बहुत सारी कंपनियां थी, कम से कम जो है वो 7-8 कंपनियां, बड़ी कंपनियां थी, आइडिया, बहुत सारी कंपनियां थी, लेकिन वो मर्ज होती चली गई, इधर उधर इधर उधर, सब खत्म। अब 2 ही प्लेयर है बस मेन तौर पर, एक एयरटेल है, एक जियो है। और वो एयरटेल भी इसलिए बच गया कि वो सरवाइव कर पाया, उसके अपने दूसरे धंधे, वरना जियो के सामने एयरटेल भी खत्म था। बीएसएनएल की तो बात करना ही बेईमानी हो जाएगी। बीएसएनएल को तो किस तरीके से डुबो दिया गया सबको पता है। तो भैया मतलब समझ में ये बात नहीं आ रही है कि सरकार एक कंपनी के आगे कैसे झुक रही है। ये कहा जाता है कि सरकार से बड़ी पावर किसी की नहीं है, सरकार सबसे बड़ी पावर है, या फिर ये झुकने के एवज में सरकार ने कोई बड़ा सौदा कर लिया है, ये भी सवाल उठ रहा है। ये भी चर्चाएं चल रही है कि सरकार ने जो है वो कोई बड़ा सौदा कर लिया है। पप्पू यादव लिख रहे हैं कि इंडिगो की मनमानी क्यों? क्योंकि आपने इंडिया का पूरा एयरलाइंस सेक्टर एक प्राइवेट कंपनी के नाम कर दिया। जब देश में कॉरपोरेट की दलाली खाने वाली सरकार होगी तो यही हाल होगा। संचार के क्षेत्र में भी यही किया गया, वह भी अंबानी के नाम पर। सवाल यह है कि आखिरकार राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग क्या भांग पी करके सोई हुई है? सभी सेक्टर में सरकार कंपटीशन खत्म कर मोनोपोली कायम कर रही है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वो लापता है। इस तरह की बातें उठ रही हैं कि कहीं पर जो है वो चुनाव आयोग एक होता था, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता था चुनाव के अंदर जाने के लिए, लेकिन वहां पर भी एक मोनोपोली है। एक बीजेपी पार्टी है, वो जिसके साथ में जाती है, जिसके साथ में होती है, वो पैसे बांटते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, पैसे रोके नहीं जाते हैं। उनके नेताओं पर भाषण, जो जहरीले भाषण है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यानी हर जगह पर एक आदमी को इतना पावरफुल, इतना ताकतवर बना दिया गया है कि दूसरा कोई आदमी उसके बगल में है ही नहीं। 1 से 10 तक वही है बस, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें नौवें नंबर पर कोई नहीं है, 10वें नंबर पर भी कोई नहीं। दूसरा आदमी वो 11वें नंबर पर है। यही हाल जो है वो हर जगह पर कर दिया गया है। दूसरी कंपनियों को पैसा नहीं दिया जा रहा है, दूसरी कंपनियों को जो सब्सिडी रियायत सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, तो फिर बताइए दूसरी कंपनियां खड़ी कैसे होंगी? एक बहुत बड़ा बरगद आप खड़ा कर देंगे, उसके नीचे कोई दूसरा पेड़ नहीं होता है साहब, बरगद के नीचे कोई पेड़ नहीं होता, ये सच्चाई है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए।
अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अंशुमन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये बहुत समझदारी की बात लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम किसे मूर्ख बना रहे हैं। क्या डीजीसीए को पता नहीं था कि इंडिगो एयरलाइन के पास में पर्याप्त पायलट नहीं है? इसी नियामक ने इसी अक्टूबर में इसी इंडिगो पर पर्याप्त पायलट ट्रेनिंग न होने का जुर्माना लगाया था। एयरलाइन को जो 1-1 किलो का वजन का हिसाब रखती है, वह नया पायलट ड्यूटी शेड्यूल लाने से पहले ही अंदाजा नहीं लगा पाई कि उसके पास में पर्याप्त पायलट नहीं है। क्या डीजीसीए को पता नहीं था कि भारत में हर साल कितने पायलट्स लाइसेंस दिए जाते हैं? डीजीसीए के अलावा कौन यह तय करेगा कि एयरलाइन के पास में कितने जेट पर कितना फ्लाइंग क्रू होना चाहिए? एफडीटीएल को लागू क्यों किया गया जब एयरलाइन और रेगुलेटर्स को पता था कि पर्याप्त पायलट नहीं है? यूरोप और अमेरिका की एयरलाइंस पायलट ड्यूटी के नियमों और स्टाफ की कमी को लेकर के मुश्किल में रहती हैं। हमारे नियामकों ने क्या कोई नसीहत नहीं ली थी? देखिए, बहुत जरूरी सवाल इन्होंने किया है। ये कह रहे हैं कि भैया ये जो एयरलाइन होती है वो 1-1 किलो के वजन का हिसाब रखती है। आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो सबसे पहले आप अपना वजन करवाने के लिए बैग रखते हैं। अगर आपके बैग के अंदर गलती से एक मोबाइल का चार्जर चला जाए तो आपका बैग वापस आ जाता है। अगर आपका बैग उसमें 1 किलो वजन फालतू चला जाए तो आपका बैग जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज उससे वसूला जाता है। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के अंदर एक कर्नल के साथ में किस तरीके से किया गया, मारपीट की गई कि कर्नल के पास में जो है वो वजन ज्यादा था और कर्नल ने कुछ कपड़े उसमें से निकाल करके फेंक दिए थे, लेकिन उसके बावजूद कैसे उसके साथ में मारपीट की गई। यानी कहने का अर्थ ये है कि कोई ऐसा तो था नहीं कि भैया प्राइवेट बस वाले हैं, इनका हम अंदाजा नहीं लगा पाए। ये कोई प्राइवेट बस वाले नहीं थे, ये सरकार के लिए निगरानी में 24 घंटे निगरानी में रहने वाली एयरलाइन थी, जिनका हर चीज एकदम रिकॉर्ड पर है कि सुनील नाम का कोई पायलट है या नहीं है। 1 सेकंड में सरकार पता कर सकती है। सुनील नाम के कितने पायलट हैं यह भी सरकार पता कर सकती है। किस एयरलाइन के पास में कितने पायलट हैं यह भी सरकार 1 सेकंड में क्लिक में पता कर सकती है। तो भैया फिर वो नए नियम क्यों लागू किए गए? नए नियम दरअसल यही थे कि कोई भी पायलट वो 5 दिन अगर ड्यूटी करता है तो उसको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, और जो 2 दिन की छुट्टी पहले दी जाती थी, अगर कोई काम होता है तो भी उसको 2 दिन एक्स्ट्रा आराम और देना पड़ेगा, तब जाकर के वो फ्लाइट उड़ा पाएगा। ऐसे ही रात के जो नियम थे उसमें भी और सख्ताई की गई थी। तो जब आप ये सख्ताई कर रहे थे, ये नए नियम लेकर के आ रहे थे, तो आपको नहीं पता था कि भैया कितने लोग हैं अंदर। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि एक समारोह स्थल के अंदर, एक क्लासरूम के अंदर कितने बेंच हैं, ये टीचर को खूब पता होता है। वो रोजाना ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता है, उसको पता होता है कि सुनील नाम का लड़का कहां बैठता है, अनिल कहां बैठता है, सुमित कहां बैठता है, जितेंद्र कहां बैठता है, सब पता होता है उसको। उसको ये भी पता है उस टीचर को जो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता है कि कितने बेंच हैं, कौन सा बेंच अच्छी कंडीशन में, कौन सा बेंच खराब कंडीशन में। अब कोई टीचर जिसको पता है कि मेरी क्लास में 20 बच्चे बैठ सकते हैं, 20 बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था है, बेंच इतने ही है, वो अगर जाकर के साइन करके आ रहा है कि 50 बच्चे मेरी क्लास में बैठ सकते हैं, तो बच्चों की गलती है या जो भीड़ आ गई उसकी गलती है या उस टीचर की गलती है? उस टीचर ने क्यों 50 बच्चों के ऊपर साइन किए कि 50 बच्चे मेरी क्लास में बैठ जाएंगे? क्यों साइन किए? साइन ही नहीं होने चाहिए थे, उसको वहीं पर साफ कर देना चाहिए था कि हमारे पास में तो 20 बच्चों की जगह है, ज्यादा आप करेंगे तो 22-23 बच्चे बैठ पाएंगे। 20 बच्चों की जगह थी और वो 50 बच्चों के ऊपर साइन करके आ गया कि 50 बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट हम करके दे देंगे। यही हाल हुआ है एयरलाइन में। सरकार को पता था, डीजीसीए को पता था कि कितने पायलट हैं, लेकिन उसके बावजूद नए नियम ला दिए गए। नए नियम ला दिए गए तो जो 65% जिसका शेयर है
उन्होंने कह दिया कि भाई अब हम दिखाते हैं हमारी पावर क्या है। उन्होंने कहा कि आज कोई फ्लाइट नहीं उड़ाएंगे हम। ये अघोषित हड़ताल थी ये, और उसके साथ में जो बाकी की 35% जो फ्लाइट्स थी, उन्होंने कह दिया कि 80,000 रुपए दो तो बैठो, 1,00,000 रुपए दो तो बैठो। आप सोचिए, इतना रेट कर दिया गया। 50,000 रुपए, 70,000 रुपए, 80,000 रुपए, 1,00,000 रुपए की टिकट बिकी है, और फिर कह रहे हैं कि साहब मंत्री की गलती है, मंत्री का इस्तीफा दो। प्रधानमंत्री की गलती कहां नहीं है, ये बताइए आप। ये बताइए प्रधानमंत्री गलती कहां नहीं है। प्रधानमंत्री को अगर पता नहीं है कि कोई कंपनी लूट रही है, तो फिर प्रधानमंत्री किस नाम के प्रधानमंत्री हैं? सवाल तो ये होना चाहिए। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।